हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप पांडे एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट एकेडमी। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं अभी कौन सी पोएम चल रही है? अभी चल रही है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड एंड दिस पोएम इज रिटन बाय फीबी कैरी। फीबी कैरी, ठीक है। गाइस, मैं आपको बता दूं, इस पोएम का जो पार्ट 1 है वो चैनल पे डल चुका है और उस पार्ट 1 में मैंने इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है। लाइन बाय लाइन, ठीक है। इस पोएम में 16 स्टैंजास है, मैंने हर एक स्टैंजा को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और आज का जो पार्ट है, पार्ट 2, उसमें हम इस पोएम की समरी देखेंगे। क्या देखेंगे? समरी देखेंगे। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस पोएम की समरी। चलिए चलिए गाइस, अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड की। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड की। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ, और फर्स्ट पैराग्राफ मतलब फर्स्ट स्टैंजा। In the first stanza, the poet describes Northland. He says the place is located far away in the region of the North Pole. In the Northland, the days are smaller and the nights are longer during the winter season. The people of Northland could not sleep as the nights were cold and long. जो पहला स्टैंजा है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का, उसमें जो पोइट है जिनका नाम है फीबी कैरी, वो डिस्क्राइब्स करती है नॉर्थलैंड को। किसको? नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड मतलब उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र। अब उत्तरी क्षेत्र में कुछ कंट्रीज आती है, जैसे नॉर्वे, कनाडा, ग्रीनलैंड। ये सब क्या है? ये ऐसी कंट्री है जो उत्तरी क्षेत्र में आती है। इन कंट्रीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, वो इन्हीं इन्हीं किसी कंट्री में से एक की स्टोरी है। इन्हीं किसी कंट्री में से एक की स्टोरी है। He says the place is located far away in the region of the North Pole। और ये जो प्लेस है जो इस स्टोरी में बताई गई है, वो नॉर्थ पोल से कुछ दूरी पर है। वो नॉर्थ पोल से कुछ दूरी पर है। आप इस मैप को देख सकते हैं, इसमें नॉर्थ पोल कहाँ है? ये रहा। और आप मान सकते हैं वो प्लेस यहाँ पे होगी, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल इतना एरिया, उसके बाद कितना डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं वो कुछ दूरी पे है। जो प्लेस इस स्टोरी में मेंशन है वो कुछ दूरी पे है, बट उस प्लेस का स्पेसिफिकली नाम मेंशन नहीं करा है इस स्टोरी में, ठीक है। इन द नॉर्थलैंड, अब नॉर्थलैंड जो उत्तरी क्षेत्र में जो कंट्रीज हैं, उसमें क्या होता है? द डेज आर स्मॉलर। जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो रात होती है वो लंबी होती है, बड़ी होती है। और ये ज्यादातर कब होता है? जब विंटर सीजन होता है, जब सर्दियों का मौसम होता है। द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड कुड नॉट स्लीप एज द नाइट्स वर कोल्ड एंड लॉन्ग। जो लोग होते हैं नॉर्थलैंड के, जो उत्तरी क्षेत्र में जो कंट्रीज हैं, उनके जो लोग हैं, वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं। वो पूरी रात सो नहीं पाते, क्यों? क्योंकि जो रात होती है, एक तो ठंड पड़ती है, और ऊपर से जो रात होती है वो लंबी भी होती है। मतलब नॉर्मली जो रात होती है वो पड़ती है, रात होती है अराउंड 10 से 12 घंटे की। बट नॉर्थलैंड में जो कंट्रीज है, वहां पे जो रात होती है वो अराउंड होती है 15 या 16 घंटे के लिए। तो जो नॉर्मल आदमी होता है, ये नॉर्मल इंसान कितनी देर तक सोएगा? 5-6 घंटे। तो जब वो उठते हैं तो भी वो देखते हैं कि अभी भी रात हो रही है। इसलिए वो पूरी रात क्या नहीं कर पाते? सो नहीं पाते, और वहां पे बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। तो ये था मीनिंग फर्स्ट स्टैंजा का। अब हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ, जो है सेकंड स्टैंजा। चलिए चलिए गाइस, अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, मतलब सेकंड स्टैंजा। Northland is a very cold place. The poet says that whenever snow falls in the region, the people of Northland tie the reindeer to the sledges. Reindeer is a species of deer found in the polar region. He further says that the children looks like a babies of bears when they wear funny furry clothes during the winter season. चलिए guys, नॉर्थलैंड इज अ वेरी कोल्ड प्लेस। जो नॉर्थलैंड है, मतलब जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे। वो जो कंट्रीज है, वो बहुत ज्यादा ठंडी वाली कंट्रीज है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। द पोएट सेज दैट व्हेनेवर स्नो फॉल्स इन द रीजन। जो पोएट है वो कहते हैं जब भी वहां बर्फबारी पड़ती है उस क्षेत्र में या उन क्षेत्रों में, पीपल ऑफ नॉर्थलैंड टाई द रेंडीर टू द स्लेजेस। जो नॉर्थलैंड के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? रेंडीर क्या है? एक एक तरीके से एक स्पीशीज है किसकी? डियर की। एक तरीके से एक जानवर है, और एक स्पीशीज है किसकी? डियर की। उसको क्या करके, उसको एक स्लेज से बांधते हैं। एक स्लेज कैसा होता है? ऐसा, बैठने का। उसको उस जानवर से बांधते हैं, रेंडीर से। स्लेज को रेंडीर से बांधते हैं और उसको यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट की तरह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है।
रेंडीर इज अ स्पीशीज ऑफ डियर फाउंड इन द पोलर रीजन। और ये जो रेंडीर है ये क्या है, एक स्पीशीज है किसकी, डियर की, जो पाया जाता है कहाँ पे, पोलर रीजन में। कहाँ पे, पोलर रीजन में। He further says that the children look like the babies of bear when they wear funny furry clothes during the winter season. फिर वो जो पोएट है वो कहते हैं कि जो बच्चे, जब नॉर्थ लैंड में जो बच्चे होते हैं, जब वो जो बच्चे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे वो भालू के बच्चे हों। वो बच्चे ऐसे लगते हैं वो भालू के बच्चे हों, कब? जब वो रुए वाले कपड़े पहन लेते हैं। आपने देखा होगा फरी मतलब आपने रुए वाले कपड़े देखे कि रुए वाली जैकेट देखी है? जब वो ऐसी जैकेट पहन लेते हैं, जब वो ऐसी जैकेट पहन लेते हैं तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई भालू के बच्चे हों। और वो जैकेट कब पहनते हैं वो? ड्यूरिंग विंटर सीज़न, ड्यूरिंग विंटर सीज़न। तो जो नॉर्थलैंड है वो कोल्ड प्लेस है, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। और पोएट कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रेंडीर जो एक हिरन की तरह दिखता है, हिरन का एक स्पीशीज़ है, उसको स्लेज से बाँधते हैं जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ठीक है? और वहाँ पे क्या है, जो बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे कोई बियर के बच्चे हों, क्यों? क्योंकि जब वो एक जैकेट पहनते हैं और वो जैकेट है उसमें क्या है, रुएँ से निकले होते हैं। तो जब वो रुए निकले होते हैं तो वो बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे कोई भालू के बच्चे हों। और ये वो जैकेट कब पहनते हैं? ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन। समझ में आ गया? सेकंड स्टैंजा, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टैंजा समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट है, the people of Northland region tell an interesting story to their children. The poet says that he does not believe that the story is true. However, the readers might learn a lesson after listening to this story. मैं फिर से रीड करता हूँ। द पीपल ऑफ द नॉर्दरलैंड, आपको पढ़ने से आपको ना कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आने लगेंगी गाइस, ठीक है? द पीपल ऑफ द नॉर्दरलैंड रीजन टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू देयर चिल्ड्रन। द पोएट सेज दैट ही डज नॉट बिलीव दैट द स्टोरी इज ट्रू। However, the readers might learn a lesson after listening to this story. अब हम इस स्टेंजा को लाइन बाय लाइन समझेंगे कि इसमें पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न लैंड रीजन टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू देयर चिल्ड्रन। जो उत्तर क्षेत्र के जो लोग थे, जो उत्तर क्षेत्र के लोग थे, वो क्या करते थे? वो एक दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंट्रिगिंग, बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी सुनाते थे। किसको? अपने बच्चों को। किसको सुनाते थे? अपने बच्चों को। द पोएट सेज दैट ही डज नॉट बिलीव दैट द स्टोरी इज ट्रू। अब जो स्टोरी, जो बड़े-बड़े लोग जो अपने बच्चों को वो स्टोरी सुनाते थे, वो स्टोरी इस पोएट ने भी सुनी हुई थी। बट पोएट को उस स्टोरी पे यकीन नहीं था। पोएट मानता था कि ये स्टोरी सच नहीं हो सकती है। ये जो कहानी है, जिसको लोग बोलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग है, ये कहानी सच नहीं हो सकती है। तो पोएट ऐसा कहता था। However, पर the readers might learn a lesson after listening to this story. फिर पोएट क्या कहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो इस स्टोरी को पढ़ेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे, वो पक्का इस स्टोरी से कुछ सीख लेंगे या इस स्टोरी से कुछ लर्निंग लेंगे। मतलब इस स्टोरी से कुछ सीखेंगे। मतलब एक तरीके से मोरल वैल्यू सीखना या कुछ लेसन सीखना। तो जो पोएट है वो कहता है कि नॉर्दर्न लैंड में, जो नॉर्थलैंड रीजन था, जो उत्तर क्षेत्र रीजन था, वहाँ के जो लोग थे वो अपने बच्चों को एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते थे। ठीक है? तो पोएट कहता है कि मैं तो उस कहानी पे बिलीव नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो स्टोरी सही नहीं है। ठीक है? फिर जो पोएट है वो कहता है बट शायद जब लोग उस स्टोरी को पढ़े तो उससे उस स्टोरी से वो कुछ सीख सकें। मतलब उस स्टोरी से वो कुछ लर्निंग ले सकें। ठीक है? तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड स्टैन्ज़ा जो नीचे दिया गया है। Now the story goes like this. Once there was a saint by the name of Saint Peter. He used to live in the world and walked around it, giving religious speeches to people just like other saints do. Then an incident happened. मैं फिर से read करता हूँ. Now the story goes like this. Once there was a saint by the name of Saint Peter. He used to live in the world and walked around it, giving religious speeches to people just like other saints do. Then an incident happened. तो इसमें क्या है, नाउ द स्टोरी गोज लाइक दिस। अब जो स्टोरी वो कैसे शुरू होती है, अब स्टोरी कैसे शुरू होती है वो देखते हैं। वंस देयर वाज अ सेंट बाय द नेम ऑफ सेंट पीटर, कि एक बार एक संत थे। सेंट मतलब संत। एक बार एक संत थे जिनका नाम क्या था, सेंट पीटर। क्या नाम था गाइस? सेंट पीटर। और ऐसा कहा जाता है कि वो कौन थे? एक फॉलोवर थे, एक डिसाइपल थे किसके? जीसस क्राइस्ट के। किसके डिसाइपल थे? जीसस क्राइस्ट के। He used to live in the world and walked around it. वो इस दुनिया में रहते थे, मतलब बहुत पहले की बात है, वो इस दुनिया में रहते थे, क्योंकि ये कहानी है, ठीक है?
तो ऐसा कहा जाता है वो इस दुनिया में रहते थे और वो पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे घूमा करते थे। वो घूमते क्यों थे? क्योंकि वो क्या करते थे, वो रिलीजियस लेक्चर्स, रिलीजियस इंफॉर्मेशन, रिलीजियस स्पीचेस दिया करते थे लोगों को। एक जगह से जाके दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो वो हर जगह जाके वो रिलीजियस लेक्चर्स, रिलीजियस इंफॉर्मेशन दिया करते थे। इसलिए वो घुमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पूरी धरती पे। गिविंग रिलीजियस स्पीचेस टू पीपल जस्ट लाइक अदर सेंट्स डू। वो क्या करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, वो रिलीजियस स्पीचेस देते थे। ठीक है, वो क्या देते थे, धार्मिक उपदेश देते थे लोगों को। ठीक है, जैसे दूसरे सेंट भी देते थे, जैसे दूसरे संत भी देते थे, ऐसे ही सेम जो सेंट पीटर है वो भी धार्मिक लेक्चर्स, धार्मिक इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते थे जैसे दूसरे संत भी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। देन एन इंसिडेंट हैपन, तभी क्या हुआ, एक इंसिडेंट, एक घटना उनके साथ घटी। तभी उनके साथ एक घटना घटी, तभी उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गैस अब आगे देखते हैं। चलिए गैस आगे देखते हैं। While traveling around the world, Saint Peter came to the door of an old cottage. In the cottage, he saw a small woman who was making cakes. She was baking them on the fireplace. मैं फिर से read करता हूँ. While traveling around the world, Saint Peter came to the door of an old cottage. In the cottage, he saw a small woman who was making cakes. She was baking them on the fireplace. वैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं रीड दो बार इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी समझ में आए कि किस तरीके से इन वर्ड्स को बोला गया है। ठीक है, बहुत लोग एक बार रीड कर देते हैं बट लोगों को समझ में नहीं आता है कि उन्होंने इन वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करें। सो प्रोनाउंसिएशन हर एक वर्ड की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू फोकस व्हेन आई एम स्पीकिंग एनी वर्ड or any sentence or any phrase so that you can also learn the correct pronunciation of that particular word or particular line. ठीक है, समझ में आ गया? समझते हैं, अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। While traveling around the world, जब जो सेंट पीटर है, जब वो इस दुनिया में घूम रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और वो क्यों घूम रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो रिलीजियस लेक्चर्स, रिलीजियस इंफॉर्मेशन, रिलीजियस स्पीचेस वो प्रोवाइड कर रहे थे, वो दे रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जाके। ठीक है, और वो भी पूरे इस दुनिया में, पूरे इस संसार में। जब वो इस दुनिया में थे, जब वो क्या कर रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन, रिलीजियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सेंट पीटर केम टू द डोर ऑफ एन ओल्ड कॉटेज। तभी क्या होता है एक दिन, तभी क्या होता है, जो सेंट पीटर है वो एक दिन एक कॉटेज, ओल्ड कॉटेज, पुरानी कुटिया के सामने आते हैं, पुरानी कुटिया के दरवाजे पे आते हैं। उनको क्या होता है, वो घूमते घूमते एक पुरानी कुटिया देखते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, उस पुरानी कुटिया का दरवाजा खटखटाते हैं। इन द कॉटेज ही सॉ स्मॉल वुमन हु वाज मेकिंग केक्स। उस कुटिया में, जिस कुटिया के सामने वो आते हैं, उस कुटिया में वो क्या देखते हैं, एक स्मॉल वुमन देखते हैं, एक छोटी सी महिला देखते हैं, एक छोटी सी औरत देखते हैं, एक छोटी सी लेडी देखते हैं। Who was making cakes, जो क्या कर रही थी, वो केक्स बना रही थी। क्या बना रही थी, केक्स बना रही थी। She was baking them on the fireplace, और वो उन केक को कहाँ पे पका रही थी, फायरप्लेस। फायरप्लेस क्या होती है, ये गैस, एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक चिमनी, जिसमें क्या होता है, आग लगी होती है और उसमें आप क्या करते हो, अपने खाने को कुक करते हो, यानी पकाते हो। ठीक है, तो ऐसे ही सेम जो सेंट पीटर है, वो क्या देखते हैं कि एक लेडी है, एक छोटी सी लेडी है, जो कुटिया में क्या कर रही है, अपने खाने को पका रही है, कहाँ पे, फायरप्लेस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चिमनी। क्या बोलते हैं, चिमनी। ठीक है, ऐसी जगह जिसमें आग लगी होती है और उसमें आप अपना खाना क्या करते हो, पकाते हो। ठीक है, तो इस स्टैंजा का मतलब है कि जब जो सेंट पीटर है वो पूरी दुनिया में घूम रहे थे, वो पूरी दुनिया में जाके एक जगह से दूसरी जगह रिलीजियस लेक्चर्स दे रहे थे, तभी क्या होता है, एक दिन वो एक ओल्ड कॉटेज, एक पुरानी कुटिया के सामने आते हैं और वो देखते हैं कि उस कुटिया में कौन रहता है, एक छोटी सी वुमन रहती है। वुमन रहती है और वो क्या करती है, केक बना रही है। ठीक है, और वो केक क्या कर रही है, पका रही है, किस पे, फायर प्लेस में। वो जो चिमनी है उसमें वो केक को क्या कर रही है, पका रही है, मतलब ब्रेड को पका रही है। तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। अब हम सेकंड स्टैंजा समझते हैं। Since St. Peter had fasted for the day, he was feeling weak. He was almost losing consciousness due to hunger. The fast was over for the day and he was looking for some food to eat. So he asked the woman to give him a piece of cake. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। Since St. Peter had fasted for the day, he was feeling weak. He was almost losing consciousness due to hunger. The fast was over for the day and he was looking for some food to eat. So he asked the woman to give him a piece of cake. ठीक है, अब समझा। Since Saint Peter had fasted for the day,
क्योंकि सेंट पीटर ने उस दिन उपवास क्या रखा हुआ था? उपवास रखा हुआ था, व्रत रखा हुआ था उस दिन, ठीक है? ही वाज़ फीलिंग वीक, वो बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे उस दिन। उनको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। आपने देखा होगा गाइस, जब भी आप व्रत रखते हो, जब भी आप उपवास रखते हो या आपने देखा होगा आपकी जो मदर है जब वो उपवास रखती है तो शाम तक आते-आते वो बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं। ये वो बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं होता है। इसलिए दे दे यूजुअली फील वीक, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? ठीक है? द फर्स्ट वाज़ ओवर फॉर द डे। ही वाज़ ऑलमोस्ट लूजिंग कॉन्शसनेस ड्यू टू हंगर। अब जब उनको खाना नहीं मिला क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, तो शाम तक आते-आते ना वो बहुत ही अनकॉन्शियस हो रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था। द फास्ट वाज़ ओवर फॉर द डे। अब उनका फास्ट शाम तक आते-आते खत्म हो रहा था। मतलब उनका एक टाइम होगा फास्ट रखने का, तो शाम तक उनका फास्ट क्या हो गया था? खत्म हो गया था। एंड ही वाज़ लूकिंग फॉर सम फूड टू ईट और उस समय वो कुछ खाना ढूँढ रहे थे जिससे वो कुछ खाना खा पाएँ। मतलब जैसे ही उनका फास्ट खत्म हुआ उसके बाद वो कुछ खाना ढूँढ रहे थे, जिससे वो थोड़ा-सा कुछ खा पाएँ और अपनी जो उनको भूख लग रही है उसको मिटा पाएँ और जो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं उसको भी सॉल्व कर पाएँ, मतलब उसको भी मिटा पाएँ कि उनको थोड़ी-सी एनर्जी मिल पाए फूड से, ठीक है? सो ही आस्क्ड द वुमन टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक। तो वो क्या करते हैं, वो इस कॉटेज में जाते हैं, इस वुमन से मिलते हैं जो छोटी-सी वुमन है जो क्या कर रही है, केक बना रही है और वो केक को किस पे सेक रही है, फायरप्लेस में सेक रही है। तो उस वुमन से जाके बोलते हैं कि क्या तुम मुझे थोड़ा-सा केक दे सकती हो जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूँ, जिससे मैं अपना जो मुझे भूख लग रही है उसको मैं मिटा सकूँ। क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मैंने सुबह से व्रत रखा हुआ था। मेरा व्रत और मेरा उपवास अभी खत्म हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा-सा कुछ खाने दे दो जिससे मैं अपनी पेट की भूख मिटा सकूँ। तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। The woman was selfish. She felt that all the cakes she had baked were big ones. So she made a tiny cake. But when she baked it, she found it to be large. So she decided not to give that one either. मैं फिर से read करता हूँ. The woman was selfish. She felt that all the cakes she had baked were big ones. So she made a tiny cake, but when she baked it, she found it to be large. So she decided not to give that one either. अब मैं आपको समझाता हूँ. The woman was selfish. ये जो woman थी, ये जो small lady थी या woman थी, ठीक है? She was very selfish. What kind of person she was? She was very selfish. वो बहुत ही मतलबी थी, वो बहुत ही स्वार्थी थी, ठीक है? सिर्फ अपने बारे में सोचती थी. She felt that all the cakes she had baked were big ones. और जो भी उसको वो ऐसा महसूस किया उसने स्मॉल लेडी ने कि जितने भी केक उसने अभी बनाए हैं, ठीक है? वो सब क्या है? बड़े हैं. She felt that all the cakes जो भी केक्स उसने बेक करे हैं, उसने बनाए हैं, वो सब क्या है? बड़े हैं. वो सब क्या है साइज़ में? बड़े हैं. So she made a tiny cake. उसके बाद जब उसको पता चलता है कि सेंट पीटर है, उसको ये नहीं पता होता है कि सेंट पीटर कौन है? सेंट पीटर है. सेंट पीटर क्या है? सेंट पीटर है. तो वो क्या करते हैं जब सेंट पीटर उससे बोलते हैं कि क्या तुम मुझे केक दोगे? तो वो जो बड़े केक देखती है उनको देने से मना कर देती है और वो डिसाइड करती है कि वो एक छोटा-सा केक दे देगी सेंट पीटर, ठीक है? फिर वो क्या करती है वो थोड़ा-सा आटा लेती है, उसको बनाती है। सो शी मेड अ टाइनी केक फिर उसके बाद वो क्या करती है वो थोड़ा-सा छोटा-सा केक बनाती है। बट व्हेन शी बेक्ड इट और जब उस केक को वो सेकती है, जब उस केक को पकाती है, शी फाउंड इट टू बी लार्ज उसको दिखता है कि वो जो केक जो अभी पका है, वो बहुत ही बड़ा बन जाता है साइज़ में। वो उतना ही बड़ा बन जाता है जितने केक के साइज़ वहाँ पे रखे हुए थे। सो शी डिसाइडेड नॉट टू गिव दैट वन ईदर। तो डिसाइड करती है उसके बाद कि वो कोई भी केक नहीं देगी उनमें से जो छोटा भी बना, जो छोटा उसने बनाना स्टार्ट किया था, वो भी उसको लगता है कि वो भी बड़ा बन गया तो डिसाइड करती है कि वो इनमें से कोई भी केक नहीं देगी किसको? सेंट पीटर, ठीक है? तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। इसमें था कि जो वुमन है, वो बहुत सेल्फिश है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। उसके वो ये सोचती है कि जो उसके केक सारे रखे हुए हैं, वो क्या हैं? वो साइज़ में बड़े हैं। फिर वो डिसाइड करती है वो एक छोटा-सा केक बनाएगी और जब उस केक को छोटे केक को जब वो पकाती है तो रियलाइज़ करती है कि जो केक का है, उसके बाद उसका जो साइज़ निकल के आता है वो उतना ही बड़ा होता है जितना रखे हुए हैं वहाँ पे केक। तो उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो इनमें से कोई भी केक नहीं देगी किसको? सेंट पीटर। उसके बाद आगे क्या होता है स्टोरी में? दिस टाइम शी टूक वेरी लिटिल डॉ which was smaller than the previous one. When she baked it and looked at it, she found that it was also the same size as the previous one.
So again she was not ready to give this piece of the cake to Saint Peter. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. This time she took very little dough, which was smaller than the previous one. When she baked it and looked at it, she found that it was also the same size as the previous one. So again, she was not ready to give this piece of the cake to Saint Peter. अब मैं समझाता हूँ. अब जैसे आपने पिछले इस वाले स्टेंज में पढ़ा कि जब सेंट पीटर उससे कुछ मांगने आते हैं, केक का पीस मांगने आते हैं, तो वो क्या डिसाइड करती है, उसको दिखता है कि जो सारे केक वहां पे रखे हुए हैं, वो क्या है, साइज में बड़े हैं. तो वो डिसाइड करती है कि वो एक छोटा सा केक बनाएगी. जब वो छोटा सा केक बनाना स्टार्ट करती है, जब वो फर्स्ट टाइम केक बनाना स्टार्ट करती है छोटा सा, तो जब उसको पकाती है, तो वो केक भी उतना ही बड़ा निकल जाता है जितने वहां पे केक रखे हुए हैं. तो फिर उनमें से वो कोई भी केक, छोटा केक जो बना रही थी, वो भी और जो बड़ा केक वहां पे रखे हुए थे, उनमें से कोई भी केक वो किसको नहीं देती, सेंट पीटर को नहीं देती. अब वो सेकंड टाइम बनाती है. दिस टाइम शी टुक वेरी लिटिल डफ. क्या होता है, सेकंड टाइम वो क्या करती है, थोड़ा सा आटा लेती है. पहले उसने थोड़े से ज्यादा लिया होगा, पहले जो उसने आटा लिया होगा वो सेकंड वाले से थोड़ा सा ज्यादा लिया होगा. तो सेकंड टाइम वो क्या करती है, थोड़ा सा आटा लेती है. डफ मतलब थोड़ा सा, डफ मतलब आटा, विच वाज स्मॉलर देन द प्रीवियस वन. वो जो आटा उसने फर्स्ट टाइम जब लिया था, उससे थोड़ा सा कम लेती है, ठीक है, छोटा सा लेती है. व्हेन शी बेक्ड इट एंड लुक्ड एट इट, जब वो उसको पकाती है और जब उसको देखती है, शी फाउंड दैट इट वाज आल्सो द सेम साइज एज द प्रीवियस वन. उसको रियलाइज होता है कि जो सेकंड टाइम उसने केक पकाया, जिसमें उसने थोड़ा सा आटा लिया था, जब वो उसको पका के रेडी करती है, तो उसको रियलाइज होता है कि उसका साइज भी उतना ही बड़ा निकलता है जितना उसने फर्स्ट टाइम में केक बनाया था. ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम में केक बना था और सेकंड टाइम में केक बना था, उन दोनों का साइज क्या हो जाता है, सेम निकल आता है. सो अगेन शी वाज नॉट रेडी टू गिव दिस पीस ऑफ द केक टू सेंट पीटर. तो फिर से वो रेडी नहीं होती है उस पीस को, जो सेकंड टाइम उसने केक बनाया था, उसको भी देने में, किसको, सेंट पीटर को. मतलब जो वो फर्स्ट टाइम केक बनाती है, उसका साइज उसको कैसे दिखता है, जैसे केक वहां पे रखे हुए हैं उनके जैसे ही दिखते हैं. तो वो फिर मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं दूंगी. फिर वो क्या करती है, सेकंड टाइम भी फिर से केक बनाती है. सेकंड टाइम वो थोड़ा-सा आटा लेती है इस बार. फिर जब वो उस केक को बनाती है, तो रियलाइज़ करती है कि जो केक उसने बनाया है और जो केक उसने पहले बनाया था फर्स्ट टाइम में, उन दोनों का साइज़ कैसा होता है, सेम होता है. तो फिर से वो डिसाइड करती है सेकंड टाइम कि वो फिर से जो सेंट पीटर है उनको केक नहीं देगी. ठीक है? तो ये था मीनिंग इस पूरे स्टैन्ज़ा. समझ आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. She again started making a new one. This time she took a very small quantity of dough. She rolled it flat and baked it as thin as a wafer. However, she could not give that thin piece of cake to Peter owing to her greed. मैं फिर से repeat करता हूँ. She again started making a new one. This time she took a very small quantity of dough. She rolled it flat and baked it as thin as wafer. However, she could not give that thin piece of cake to Peter owing to her greed. अब मैं समझाता हूँ. She again started making a new one. अब पहली बार जब उन्होंने बनाया, तो उन्होंने नहीं दिया. क्यों नहीं दिया स्मॉल लेडी ने? क्योंकि उसको लगा जो उसका साइज़ था, वो जो वहाँ पे सारे केक रखे हुए हैं, उनके बराबर था. उसको लगा ये बड़ा साइज़ है, मैं इसको नहीं दूँगी. फिर वो क्या करती है, सेकंड टाइम थोड़ी-सी कम मात्रा में क्या करती है, वो थोड़ा-सा आटा लेती है, फिर से बनाती है और जब वो उसको बेक करती है उस केक को, तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसका भी साइज़ उतना बड़ा बन गया है जितना पहले उसने बनाया था. तो फिर से वो डिसाइड करती है कि मैं इसको भी नहीं दूँगी. ठीक है? अब थर्ड टाइम वो फिर से बनाने जाती है. ठीक है? शी अगेन स्टार्टेड मेकिंग अ न्यू वन. वो फिर से बनाना शुरू करती है एक केक. ठीक है? दिस टाइम शी टूक अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डो. वो इस बार बहुत ही कम मात्रा में, स्मॉल को बहुत ही कम मात्रा में क्या लेती है? आटा लेती है. क्या लेती है? बहुत ही कम मात्रा में आटा लेती है, जिससे वो जो केक बना है वो बहुत ही छोटा केक बने. शी रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट एज़ थिन एज़ वेफर. फिर वो क्या करती है, उस आटे को पीसती है. उस आटे को पीसती है और उसको बहुत ही पतला कर देती है. एंड बेक्ड इट एज़ थिन एज़ वेफर. और जब उसको पकाती है, उसको ऐसे पकाती है जब तक वो बहुत ही पतला ना बन जाए. और उस कैसे, कितना पतला ना बन जाए? जैसे कोई वेफर. मतलब वो उस आटे को पीसती है और उसके बाद जब उसको पकाती है, तो उसको इतना पकाती है जब तक वो बहुत पतला ना बन जाए. और वो भी किसकी तरह? वेफर की तरह. ठीक है? किसकी तरह? वेफर की तरह. However, पर she could not give that thin piece of cake to Peter owing to her greed. बट जब वो केक बन भी जाता है, अब वो पतला बनता है वैसे, तो भी तो भी वो उस केक को किसको नहीं देती है? सेंट पीटर को नहीं देती है. तो भी वो उस केक को सेंट पीटर को नहीं देती. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही लालची औरत थी.
क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि वो अपने केक किसी के साथ शेयर करे। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ ये वाला स्टेंजा। उसने फिर से बनाना स्टार्ट किया, मतलब थर्ड टाइम उसने फिर से बनाना स्टार्ट किया केक, किसके लिए? सेंट पीटर के लिए। उसके बाद क्या होता है, जब वो उसको बनाती है तो उसके लिए वो क्या करती है, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में आटा लेती है, उस आटे को पीसती है, ठीक है? जब उसको पकाती है, उसको इतना पकाती है जिससे वो एक थिन, बहुत पतला ना बन जाए, और कितना पतला ना बन जाए, जब तक वो वेफर की तरह ना बन जाए, जब तक वो वेफर की तरह ना बन जाए। पर she could not give that thin piece of cake to Peter owing to her greed. बट उसके बाद जब वो केक बन भी जाता है, जो छोटा सा बनता है, तो भी वो रेडी नहीं होती है सेंट पीटर को वो केक देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही लालची औरत होती है, वो बहुत ही ज्यादा लालची होती है, उसको पसंद नहीं था कि वो अपने केक किसी के साथ शेयर करे। तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द वुमन सेड दैट व्हेन शी ईट्स हर केक्स शी फील्स दैट दे आर स्मॉल। Now, when she has to give even a single piece of cake, she considers them to be large ones. Hence, she decided not to give the cake at all and put it all on the shelf. मैं फिर से read करता हूँ। The woman, guys, ये woman होता है। WOMAN क्या होता है? Woman। और WOMEN होता है women। इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है women। क्या है? women। ठीक है, women। ये women है, ये woman है। द वुमन, अब यहाँ पे वुमन क्यों बोला गया? क्योंकि एक ही औरत है, कोई 10 औरत नहीं है। अगर 10 औरत होती तो आप बोलते विमेन, बट अगर एक औरत है तो आप बोलेंगे वुमन। क्या बोलेंगे? वुमन। द वुमन सेड दैट व्हेन शी ईट्स हर केक्स। अब ये जो स्मॉल लेडी है, जो स्मॉल औरत है, जब भी ये केक खाती है, व्हेन शी ईट्स हर केक, जब भी वो अपने केक खाती है, शी फील्स दैट दे आर स्मॉल। उसको ऐसा रियलाइज होता है कि जो केक वो खा रही है वो बहुत ही छोटे हैं। जब भी वो केक खाती है उसको रियलाइज होता है कि जो भी केक वो खा रही है वो बहुत ही छोटे हैं। बट नाउ व्हेन शी हैज टू गिव इवन अ सिंगल पीस ऑफ केक, पर अब जब उसको देने की बारी आई उन केक को, तो उसको ऐसा रियलाइज होता है कि ये जो केक है, ठीक है, जब उसको देने की बारी आई उन उन केक को, या उनके सिंगल पीस को, केक के, शी कंसिडर देम टू बी लार्ज वन। वो उनको कैसे कंसिडर करती है, वो उनको कैसे मानती है कि ये बहुत ही बड़े हैं साइज में। जब वो खुद खाती है तो उसको वो केक कैसे लगते हैं, बहुत ही छोटे लगते हैं। और जब एक ऐसा मौका आता है जब उसको वो केक किसी और को देने, तब उसको वो सारे केक कैसे लगते हैं, साइज में बड़े लगते हैं। Hence she decided not to give the cake at all and put it all on the shelf. उसके बाद फाइनली वो क्या डिसाइड करती है? She decided not to give the cake. फिर वो डिसाइड करती है कि वो केक नहीं देगी at all. Put it all on the shelf. और उसके बाद वो जितने भी केक उसने बनाए, 3-4 जो भी, उसके बाद उनको कहाँ जाके रख दी थी? किचन के दराज में। शेल्फ मतलब दराज। शेल्फ मतलब दराज। समझ आ गया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो वुमन है, वो बहुत ही क्या है? लालची है। वो बहुत ही ज़्यादा माइज़र वुमन है। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कैसी है? कंजूस है, लालची है। ठीक है? जब उसको खुद को वो केक खाने होते हैं, तब तो वो केक उसको कैसे लगते हैं? बहुत ही स्मॉल लगते हैं। और जब ऐसा मौका आता है, जब उसको केक किसी को देने हैं, तब वो उसको केक कैसे लगते हैं? बहुत ही ज़्यादा बड़े लगते हैं साइज़ में। फिर उसके बाद वो क्या डिसाइड करती है कि वो ये केक किसी को भी नहीं देगी, और वो उन केक को उठा के कहाँ पे रख देती है? शेल्फ पे रख देती है। कहाँ पे रख देती है? शेल्फ पे। शेल्फ को हम हिंदी में बोलते हैं दराज। क्या बोलते हैं? दराज, जो किचन में होता है। ठीक है? समझ में आ गया? इसका मीनिंग भी समझ में आ गई गाइस? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। After watching all this, Saint Peter became angry. This behavior of the woman had provoked the saint. Saint Peter said to the woman that she was too selfish. You're not meant to live a human life. You do not deserve food, a house, or a fire to keep you warm. You have become so selfish that you are not ready to share these resources with anyone. मैं फिर से रिपीट करता हूँ। After watching all this, Saint Peter became angry. This behavior of the woman had provoked the saint. Saint Peter said to the woman that she was too selfish. You're not meant to live a human life. You do not deserve food or a house or a fire to keep you warm. You have become so selfish that you're not ready to share these resources with anyone. अब मैं आपको explain करता हूँ. After watching all this, Saint Peter became angry. ये सब चीज देखने के बाद जो सेंट पीटर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ये सब चीज देखने के बाद। क्या सब चीज देखने के बाद? कि इस लेडी ने 3 बार ट्राई करा कि ये मुझे केक दे सके, बट तीनों बार इसने मना कर दिया। ठीक है? शी रिफ्यूज 3 टाइम्स टू गिव मी दैट केक। मतलब इसने 3 बार रिफ्यूज कर दिया था मुझे केक देने से।
ठीक है, इसने मना कर दिया था, इसने डिक्लाइन कर दिया था, ठीक है, इसने नो बोल दिया था कि एक मुझे एक बार भी दे सके। तो इस सब चीज को देख के वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कौन? सेंट पीटर। दिस बिहेवियर ऑफ द वुमन हैड प्रोवोक्ड द सेंट। और ये जो व्यवहार होता है इस वुमन का, ये जो व्यवहार होता है इस छोटी सी वुमन का, ये बहुत ही गुस्सा दिलाती है। प्रोवोक मतलब एक तरीके से गुस्सा दिला देना किसी को, ठीक है। तो ये जो व्यवहार होता है इस वुमन का, कि इसने तीनों बार मुझे कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए क्योंकि मैं भूखा हूँ, और इसको पता था कि मैं भूखा हूँ, मैंने इसको बताया, बट इसने एक बार भी ट्राई नहीं करा कि ये मुझे कुछ दे सके खाने के लिए, छोटा सा पीस भी नहीं दिया। तो इससे क्या होता है, जो सेंट पीटर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सेंट पीटर सेड टू द वुमन, अब सेंट पीटर फिर इस वुमन से क्या कहते हैं, इस छोटी सी वुमन से, कि शी वाज टू सेल्फिश। वो उससे कहते हैं यू आर वेरी सेल्फिश पर्सन, यू आर वेरी सेल्फिश पर्सन, ठीक है। यू आर नॉट मेंट टू लिव अ ह्यूमन लाइफ, यू आर नॉट मेंट टू लिव अ ह्यूमन लाइफ। फिर वो उससे बोलते हैं कि तुम ये जिंदगी, जो इंसानों की जिंदगी होती है, इसको तुम डिजर्व ही नहीं करते। फिर वो इससे बोलते हैं, जो सेंट पीटर है, वो इस वुमन से बोलते हैं कि यू डोंट डिजर्व दिस लाइफ ऑफ ह्यूमन, यू डोंट डिजर्व दिस लाइफ ऑफ ह्यूमन। तुम इंसानों की जिंदगी डिजर्व ही नहीं करती हो। क्यों? क्योंकि तुम में इतनी समझ नहीं है कि जो भूखा इंसान है उसको मैं खाना दे सकूं। तुम ये जिंदगी डिजर्व ही नहीं करती हो। यू डू नॉट डिजर्व फूड। तुम ये खाना, तुम ये जो खाना है ये डिजर्व नहीं करती हो। अ हाउस और अ फायर टू कीप यू वार्म, और ये जो तुम्हारा घर है, ये जो तुम्हारी कुटिया है, और ये जो तुम्हारी आग लगी हुई है जिसमें तुम खाना बनाते हो, ये दोनों चीज तुम डिजर्व नहीं करती हो। तुम्हें गर्माहट के लिए तुम्हें एक घर मिला हुआ है, तुम्हें आग मिली हुई है, ये दोनों चीजें तुम डिजर्व नहीं करती हो, ठीक है। यू हैव बिकम सो सेल्फिश। तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश इंसान बन चुकी हो, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी, बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान बन चुकी हो। दैट यू आर नॉट रेडी टू शेयर दीज रिसोर्सेज विद एनीवन, कि तुम रेडी नहीं हो, तुम तैयार नहीं हो अपने रिसोर्सेज, जो तुम्हारे पास संसाधना है, तुम्हारे पास जितने भी संसाधना है, जैसे फायर प्लेस हुई, केक हुए, ठीक है, कुछ भी चीजें हुई, जैसे केक हुआ, तुम्हारे पास इतनी सारे केक है कि तुम एक केक भी किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या हुई इसके लिए, लेडी के लिए रिसोर्सेज हुए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहती है कि तुम एक भी रिसोर्सेज किसी और लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए तुम ये डिजर्व नहीं करती हो ह्यूमन लाइफ, इसलिए तुम ये डिजर्व नहीं करती हो ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये सब चीज देखने के बाद कि उसने तीनों बार कुछ भी खाना नहीं दिया था सेंट पीटर को, सेंट पीटर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सेंट पीटर को बहुत ही गुस्सा आने लगता है उस छोटी सी वुमन पे, और वो उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, तुम ये जिंदगी, ह्यूमन की जो जिंदगी है, तुम इसको डिजर्व भी नहीं करती हो, ना तुम खाना डिजर्व करती हो, ना तुम ये छत डिजर्व करती हो, ना तुम ये आग डिजर्व करती हो जिससे तुम अपने आप को घरमार दे सको, ठीक है। तुम कुछ भी चीज डिजर्व नहीं करती हो, तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी बन चुकी हो। तुम्हारे पास भगवान ने सारी चीज दी है, तुम्हारे पास संसाधन दिए हैं, सब चीजें दी हैं, बट तो भी तुम किसी और के साथ ये चीजें शेयर नहीं कर पा रही हो, ठीक है। तो इसलिए तुम ये डिजर्व नहीं करती हो, ये जो जिंदगी है, ह्यूमन की जो जिंदगी है, तुम डिजर्व नहीं करती हो, ठीक है। तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। आगे देखते हैं। Saint Peter cursed the woman and said she would become a bird, and just like the bird, she would also have to build her home. She will get little food to eat. She has to work hard throughout the day, and only then would she find some food to eat and dry wood to live on. फिर से रिपीट करता हूँ। सेंट पीटर cursed the woman and said she would become a bird, and just like the bird, she would also have to build her home. She will get little food to eat. She has to work hard throughout the day, and only then would she find some food to eat and dry wood to live on. सेंट पीटर cursed the woman and said she would become a bird. अब क्या होता है, ये सारी चीज देखने के बाद जो सेंट पीटर होते हैं वो श्राप देते हैं। कर्स मतलब श्राप देना, किसको? इस छोटी सी वुमन को। ये जो स्मॉल लेडी है, स्मॉल वुमन है, इसको क्या देते हैं? श्राप देते हैं। एंड सैड, और उससे कहते हैं कि शी वुड बिकम अ बर्ड, कि तुम क्या बनोगी? एक बर्ड बनोगी, एक पक्षी बनोगी, तुम अब इंसान नहीं रहोगी। एंड जस्ट लाइक द बर्ड्स, शी वुड आल्सो हैव टू बिल्ड हर होम, शी विल गेट लिटिल फूड टू ईट। और फिर वो कहते हैं कि जैसे एक पक्षी, जस्ट लाइक द बर्ड, एक पक्षी की तरह, शी वुड आल्सो हैव टू बिल्ड हर होम, तुम्हें भी एक पक्षी की तरह अपना घर बनाना पड़ेगा। जैसे पक्षी अपना घर बनाता है, ऐसे तुम्हें भी अपना घर बनाना पड़ेगा। शी विल गेट लिटिल फूड टू ईट, और तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना थोड़ा सा खाना लेने के लिए। जैसे एक पक्षी बहुत मेहनत करता है अपना घर बनाने में, जैसे एक पक्षी बहुत मेहनत करता है अपना एक खाना बनाने में, ऐसे ही तुम्हें भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शी हैज टू वर्क हार्ड थ्रू आउट द डे,
she has to work out throughout the day and only then would she find food to eat and dry wood to live in. फिर वो कहते हैं कि तुम्हें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी पूरे दिन, ठीक है, जिससे तुम अपना क्या कर सको, अपना खाना ले सको थोड़ा सा और अपना घर बना सको जहाँ पे अपना घर बना सको, ठीक है। तो इसमें ये जो स्टेंजा इसका मतलब ये है कि जो सेंट पीटर वो क्या करते हैं, उसको एक शराब देते हैं। उसको क्या देते हैं, एक शराब देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अब क्या बनोगे, एक पक्षी बनोगे। क्या बनोगे, एक पक्षी। और जैसे पक्षी पूरे दिन बहुत मेहनत करता है अपना घर बनाने के लिए और अपना थोड़ा-सा खाना ढूँढने के लिए, ऐसे ही तुम भी क्या करोगे, तुम पूरे दिन मेहनत करोगी अपना घर बनाने में और अपना थोड़ा-सा खाना इकट्ठा करने में। क्योंकि जो ज़िंदगी तुम्हें अभी मिली हुई है, इसका तुम्हें कोई भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हें भगवान ने खाना दिया हुआ है, तुम्हें भगवान ने छत दी हुई है, तुम्हें भगवान ने आग दी हुई है, जिससे तुम अपने आप को वार्म कर सको और तुम्हें सारी चीज़ दी गई है, जिससे तुम लोगों की भी थोड़ी मदद कर सको। और तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश पर्सन हो, ठीक है? तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान हो। तुम ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम क्या बन जाओ, एक पक्षी बन जाओ, ठीक है? तो ये था मीनिंग इस वाले स्टैन्ज़ा का। समझ आ गया? आगे बढ़े? चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। As Saint Peter cursed the woman, she did not get a chance to speak anything in her favor. She went through the chimney and flew out from it in the form of a bird. The woman turned into a woodpecker bird. मैं फिर से रीड करता हूँ। As Saint Peter cursed the woman, she did not get a chance to speak anything in her favor. She went through the chimney and flew out from it in the form of a bird. The woman turned into a woodpecker. अब मैं आपको समझाता हूँ। As Saint Peter cursed the woman, जैसे ही As soon as Saint Peter cursed the woman, जैसे ही सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया, किसको, उस लेडी को, उस छोटी सी वुमेन को, she did not get a chance to speak anything in her favor. उसको she did not get a chance, उसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी सफाई में कुछ बोल सके। मतलब जैसे ही पीटर ने उसको शराब दिया, उस लेडी को, उस स्मॉल वुमन को मौका ही नहीं मिला कि वो अपने फेवर में कुछ बोल सके, किसको, सेंट पीटर को। शी वेंट थ्रू द चिमनी, और फिर वो चिमनी से गुजरती हुई, शी वेंट थ्रू द चिमनी मतलब चिमनी से गुजरती हुई, एंड फ्लू आउट फ्रॉम इट इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। और वो कैसे चिमनी से बाहर निकलती है, छत से, वो छत से बाहर निकलती है एज ए बर्ड, मतलब वो पक्षी के रूप में उस चिमनी से बाहर निकलती है। मतलब क्या था, जो सेंट पीटर थे उन्होंने उसको जैसे ही शराब दिया, उस लेडी को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी सफाई में कुछ बोल सके, किसको, सेंट पीटर को। तभी क्या होता है, वो जो लेडी है वो क्या होता है, हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है एक बर्ड में, और वो चिमनी के थ्रू, मतलब चिमनी से गुजरती हुई, जो चिमनी थी उसमें से गुजरती हुई वो छत से बाहर आती है, कैसे, एक पक्षी के रूप में। किसके रूप में, एक पक्षी के रूप। द वुमन टर्न इनटू अ वुडपेकर बर्ड। जो वुमन थी, जो लेडी थी, वो किस में टर्न हो जाती है, एक वुडपेकर बर्ड में। एक वुडपेकर कौन से बर्ड में चेंज होती है, वुडपेकर। कौन से बर्ड बर्ड में, वुडपेकर में। मतलब वो कौन से पक्षी में चेंज हो जाती है, वुड पैकर में। किसमें, वुड पैकर में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखें, चलिए गैस अब ये स्टैंजा देखते हैं एक बार, ठीक है, चलिए चलिए गैस आगे देखते हैं। द वुमन वाज वेयरिंग अ रेड कलर कैप when she was transformed into a bird. Interestingly, the bird also had a bright red color cap on its head. Everything other than the cap was burned in the fire. Her clothes were burned and became black like coal in the fire. मैं फिर से read करता हूँ. The woman was wearing a red color cap when she was transformed into a bird. Interestingly, the bird also had a bright red color cap on its head. Everything other than the cap was burned in the fire. Her clothes were burned and became black like coal in the fire. The woman was wearing a red color cap when she was transformed into a bird. When Saint Peter was talking to this person, when Saint Peter was cursing this woman, at that time she was wearing a red color cap on its head. ठीक है, at that time she was wearing a red color cap on its head. ठीक है, कब, ट्रांसफॉर्म होने से पहले उसने कैसी कैप पहनी हुई थी, एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी उस लेडी ने, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने से पहले, ठीक है। और जब वो ट्रांसफॉर्म हो गई बर्ड में, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब वो देखते हैं क्या थी। इंटरेस्टिंगली द बर्ड आल्सो हैड अ ब्राइट रेड कलर कैप ऑन इट्स हेड। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जैसे ही वो एक बर्ड में
ट्रांसफॉर्म हुई या कन्वर्ट हुई। उसके बाद क्या देखने को मिला कि जिस बर्ड में वो कन्वर्ट हुई थी, उसने भी एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी अपने सर पर। उसने भी एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी अपने सर पे, ठीक है? Nothing other than the everything other than the cap was burned in the fire. और जो उसने कपड़े पहने हुए थे, जो उस वुमन ने कपड़े पहने हुए थे, वो सब क्या हो गए? जल गए। वो सब क्या हो गए? आग में जल गए, राख बन गए। Her clothes were burned and became black like coal in the fire. उसके जो क्लोथ थे, वो सारे क्या हो गए? जल गए और became black like coal in the fire. और वो इतने काले हो गए जैसे किसी कोयले में हो। इतने काले हो गए, इतने काले हो गए जैसे कोई कोयला हो। मतलब क्या हुआ? जो लेडी थी, जब तक उसको सेंट पीटर ने श्राप नहीं दिया होता, कर्स नहीं दिया होता, तब तक तो वो एक लड़की लेडी थी, उसने कैप पहनी हुई थी रेड कलर की, और जैसे ही वो एक पक्षी बनी, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जैसे ही वो पक्षी बनी, तो उसके सर पे वो एक रेड कलर की कैप, तो भी उस पक्षी के उस पे दिख रही थी सर पे। ठीक है? ये चीज़ एक अलग दिखी कि पहले जब वो एक लेडी थी, तब भी उसके सर पे कैप थी, और जब वो एक पक्षी बनी, तब भी उसके सर सर पे एक रेड कलर, ब्राइट रेड कलर की कैप थी। ठीक है? अब आगे क्या होता है, और जो उसके कपड़े होते हैं, जो उसके काले कपड़े होते हैं, वो सब क्या हो जाते, जल जाते हैं, पूरे ऐसे जैसे कोई कोयला हो। जो उसके सारे कपड़े होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है? समझ आ गया? तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। समझ आ गया? चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब लास्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं, ठीक है? All the people who live in that region and even the school boys have seen this type of bird in the woods. She lived in the tree for the whole day and dug the wood for her food. Older people narrate this story to their young children to teach them not to be greedy in their life. ठीक है? तो ये जो लास्ट स्टैन्ज़ा है, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टैन्ज़ा, इसका मतलब है ऑल द पीपल हू लिव इन दैट रीजन एंड इवन द स्कूल बॉयज, जो सारे लोग उस क्षेत्र में रहते थे, इवन द स्कूल बॉयज, और जो स्कूल में जाने वाले बच्चे भी, हैव सीन दिस टाइप ऑफ बर्ड्स इन द वुड्स। इस तरीके का बर्ड उन्होंने जंगलों में देखा था। कौन सा बर्ड? वुडपेकर। ठीक है? शी लिव्ड इन द ट्री फॉर द होल डे। वो हर दिन कहाँ पे रहती थी? ट्री पे रहती थी। एंड डग, डग मतलब खोदना, डग द वुड, वुड मतलब लकड़ी, फॉर हर फूड। वो लकड़ी में चोंच मार मार के उसको खोदती थी, जिससे वो अपना कुछ खाना ले सके। ओल्डर पीपल नरेट दिस स्टोरी टू देयर यंग चिल्ड्रन। जो जो ओल्ड पीपल थे, वो इस स्टोरी को यंग बच्चे को नरेट करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको ये चीज सिखाना चाहते थे, एक मोरल मैसेज देना चाहते थे कि तुम्हें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। ग्रीडी मतलब लालची। क्योंकि ये जो स्टोरी थी, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दरलैंड, इसमें लालची कौन बनता है? वो बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी। जब सेंट पीटर उसके पास आते हैं खाना लेने के लिए कि वो थोड़ा-सा केक ले सके, तो वो ओल्ड लेडी उनसे मना कर देती है। क्योंकि वो इतनी लालची होती है, इतनी कंजूस होती है कि वो शेयर ही नहीं करना चाहती अपनी केक किसी के साथ। इसलिए वो उसको श्राप देते हैं और उसको एक वुड पैकर बर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये थी समरी किसकी? अ लेजेंड ऑफ नॉर्दर्न लैंड की। सो गाइस यहाँ पे ये जो समरी है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड की, जो किसने लिखी है? फीबी कैरी ने। ये होती है पूरी कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बट मेरी आपको एक रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, क्योंकि वो उस पार्ट 1 में मैंने इस पोएम को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है लाइन बाय लाइन। उसके बाद ही आप इस समरी को देखें। ठीक है? So at last, I just have to tell you only one thing. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel. T Point Academy. Now, I'll see you in the next part. Bye-bye.